Good morning, dear students. In this lecture, we can talk about what is the strategy of the English literature or language. Dear students, आज हम बात करेंगे जो आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है, तो उसकी क्लास 10th में जो आपके इंग्लिश उसके बारे में थोड़ा उसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, रणनीति क्या हो सकती है, खासकर इंग्लिश में। तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी यही है, अगर ध्यान से देखा जाए। इसी महत्वपूर्ण बिंदु पे आज हम बात करेंगे। क्लास 10th में जो इंग्लिश आपका जो विषय है उसके लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। सही रणनीति बेसिक देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। कैसे रणनीति मतलब समझते हैं ना, अगर आपको कहीं युद्ध के लिए जाना हो, किसी वार पे जाना हो, तो अगर आपकी रणनीति अच्छी है, कहने मतलब आप एक्शन कब लेते हैं, आप एक्शन कब नहीं लेते हैं। कहीं दूसरा व्यक्ति आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, उसके दबाव में कहीं आप एक्शन तो नहीं ले पा रहे हैं। स्ट्रेटजी में होता है कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको एक्शन नहीं लेना है, कहाँ पे कौन सी टेक्निक उपयोग होगी, कहाँ पे कौन सी टेक्निक उपयोग नहीं होगी। तो वही सब स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। तो इंग्लिश में आपकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। पहला क्या है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। जो आपका इंग्लिश विषय है वो कितने मार्क का होता है, कितने सेक्शन होते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए क्लास 10th में सेक्शन डी तक है, तो सेक्शन डी में आपकी कितना किसका वेटेज है, कितने मार्क का लिटरेचर है, कितने मार्क का राइटिंग स्किल है, कितने मार्क का रीडिंग स्किल है, कितने मार्क का ग्रामर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वही क्या होता है, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपके दो ही हैं। पेपर अगर देखा जाए 100 नंबर का है, 70 मार्क का क्या होता है, रिटन एग्जाम होगा, पेपर आपका आएगा 70 मार्क का, और 30 मार्क जो होता है इंटरनल असाइनमेंट, मतलब प्रैक्टिकल से मिलता है, जो आप फाइल बनाते हो उसका 30 नंबर दिया जाता है आपको। तो बेसिकली कहने का मतलब जो आपका पेपर होगा 70 मार्क का होगा। तो 70 मार्क में आपका क्या क्या डिवीजन किया गया है, 70 मार्क में डिवीजन यही किया गया है, 4 भागों में उसको बांटा गया। पहला रीडिंग भाग है, राइटिंग स्किल आपकी है, और देखा जाए ग्रामर पोर्शन आपका और लिटरेचर पोर्शन है। तो रीडिंग से कितने मार्क का क्वेश्चन होता है, राइटिंग से कितने मार्क का होता है, ग्रामर से कितने मार्क का होता है, और लिटरेचर से कितने मार्क का होता है, सब मिला के कितना मार्क हो गया है 70। 30 तो विद्यालय आपको देगा। तो कहने मतलब जब आप अपने पैटर्न को समझ जाएंगे तो बेसिकली आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, रिजल्ट भी आपको अच्छी तरह से मिलेगा। तो दूसरी बात है आपकी आंसर राइटिंग, लेखन कौशल। अगर लेखन आपकी अच्छी नहीं है, आप इतना अच्छा नहीं लिख पाते जितना और भी लोग लिखते हैं, बेसिकली उससे सबकॉन्शियस माइंड पे प्रभाव पड़ता है। जो भी एग्जामिनर कॉपी जांचता है वो भी सोचता है थोड़ा क्लीन हमें कॉपी मिले जांचने को। अब बार बार बेचारे को डिस्टर्ब करोगे, ऐसा हैंड राइटिंग आपकी है, तो नंबर जाहिर सी बात अपने मन से नहीं काटेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से वो चीजें कट जाएंगी। अचेतन मन के कई बार होता मूल्यांकन, लगेगा कि आप एकदम सही करें, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड पे कौन सी चीजें आप हावी है, आप उस चीज पे बेसिकली ध्यान नहीं देते हो। तो कहने मतलब जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लेखन कौशल कर रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसपे आपको विशेष ध्यान देना। पहला है क्लियरिटी एंड नीटनेस। तो जो भी आप चीजें लिखिए वो अपने आप में क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हो, क्या लिखना चाहते हो, स्पष्ट जब लिखोगे वो भी समझेगा, ठीक है हाँ अच्छा लिखे हैं। जब कोई चीज 2-4 बार कलम, अगर कोई मान लीजिए गलत हो गया, कोई शब्द कोई वर्ड आप गलत हो गया, उसको 10 बार नहीं चलाना, फिर एक बार ऐसे रेखा खींच दीजिए। जो भी अगर आपने वर्ड गलत लिख दिया, एक बार रेखा आप खींचिए, उस पर 10 बार चलाइए मत। उससे आपकी पता चलता है कि आप कितने मेच्योर पर्सन हैं, कितने समझदार व्यक्ति हैं। जब 10 बार चला रहे हैं समझ जाएंगे कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है। जो भी गलती जहां भी हो जाए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ गलती है, एक बार पेन चला दीजिए। दूसरी बात है बी कंसाइज। जो भी आप लिख रहे हो उस पर थोड़ा कंसाइज ढंग में बताइए, क्या लिखना चाहते हो। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे जरूरी चीज क्या होता है, किसी भी चीज को छोटा से छोटा करना। बड़ा करने के लिए बहुत व्यक्ति होती है, बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं, लेकिन अच्छा समझदार व्यक्ति, समझदार स्टूडेंट हम उसी को कहेंगे जिसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम कंसाइज होगी, एकदम सटीक लिखेगा वो चीज। तीसरी बात है यूज बुलेट पॉइंट। कई बार होता है आप पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहते हो, छोड़िए अगर पैराग्राफ आपको नहीं आता तो उसी चीज को आप बुलेट पॉइंट मतलब स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे लिखिए,
1 2 3 4 ऐसे लिखिए। अगर आप 1 2 नहीं लिखना चाहते हैं तो बिंदी दे के काम चलाइए ऐसे ऐसे। अगर ये भी नहीं लिखना चाहते ABC करके लिखिए। ये सब आपके बुलेट पॉइंट हैं। तो बुलेट पॉइंट हम उसे कहा जाएगा जो महत्वपूर्ण बिंदु पे आप बात करेंगे, वही क्या होता है, बुलेट पॉइंट होता है। चौथी बात है प्रेजेंटेशन। जो भी आप इंग्लिश में कोई आंसर लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन खासकर लिटरेचर में लिख रहे हैं, तो जो भी आपसे पूछा जाए, जैसे पहला लेसन ए लेटर टू गॉड, तो ए लेटर टू गॉड में राइटर क्या दिखा रहा है, वहां पे फेथ बात कर रहा है, बिलीव की बात कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीव, उसको वेन डायग्राम में समझाइए। फेथ क्या होता है, बिलीव क्या होता है, दिस वर्ल्ड क्या होता है, दैट वर्ल्ड क्या होता है। जब आप वेन डायग्राम से किसी भी चीज को समझाएंगे तो हाँ एग्जामिनर भी समझेगा स्टूडेंट मैच्योर है, समझदार व्यक्ति है। आ जाइए अपने ग्रामर पोर्शन पे, जो आपका सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में ग्रामर कितने नंबर का होता है ये आपको पता करना है, कितने नंबर का होता है। तो ग्रामर एंड वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी में होता है वर्ड मीनिंग, फोकस ऑन। तो आपने ग्रामर में सब आप ग्रामर अलग होता है और शब्द अलग होता है, वोकैब्युलरी अलग होती है, वर्ड पावर अलग होता है। ग्रामर क्या बताता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन द सेंटेंस। लेकिन जो आपका वर्ड होता है, वर्ड इज बेसिकली डिनोट द इमोशन, भाव को कौन बताता है, वर्ड बताता है। लेकिन जो सही गलत की जो बात करता है उसको ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में देखिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। तो पहला है करेक्ट ग्रामर। जो भी आप ग्रामर लिख रहे हैं, जो भी आप व्याकरण लिख रहे हैं, पे अटेंशन टू ग्रामर रूल्स, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। जो भी आप ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर बेसिकली होता है सही क्या और गलत के बारे में बताता है। सेंटेंस अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में कौन कौन से टेंस होते हैं उस पर ध्यान दीजिए। किसमें V1 आएगा, किसमें V प्लस ING आएगा, किसमें V3 आएगा, किसमें सेंस फॉर यूज होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टेंस में बेसिकली रूल ही होते हैं। रूल आपको अगर पता नहीं है कहाँ से चलना, जैसे सड़क पे आप चलते हैं, अगर भारत की बात करें दाहिने देखा जाए बाएं होता है, लेकिन अगर कहीं यूरोपियन कंट्री में चलेंगे वहां का रूल कुछ और है। हमारे यहाँ की महिलाएं, अगर कोई सभ्य महिला है वो साड़ी पहनेगी, लेकिन जो यूरोपियन महिला है वो स्कर्ट पहनेगी, क्योंकि उनकी कल्चर अलग है और हमारी कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा बिहेवियर अलग है, उनका बिहेवियर अलग है। लेकिन एक चीज कॉमन है, क्या, सेंस, भाव सबका क्या है, कॉमन है। तो ग्रामर में आपको रूल्स देखने हैं, नियम क्या कहता है। अगर कोई आपको क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन अगर दिया है तो क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में गलतियां कहाँ है। अगर आप आइडेंटिफाई करने कह रहे हैं, आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कीजिए। अगर आइडेंटिफाई करने के बाद भी कहता है आप उस चीज को सही कीजिए, तो सही आप तभी कह सकते हैं जब आपको रूल्स पता होंगे, नियम पता होंगे। अगर रूल्स नहीं पता है तो वो चीज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। उसके बाद है पंक्चुएशन मार्क, प्रॉपर यूज ऑफ कॉमास, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। जो भी पंक्चुएशन मार्क होता है 2 नंबर का आता है, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिए। तो कामा का प्रयोग कब किया जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग कब किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब किया जाता है। कामा बेसिकली दिखाता है अभी सेंटेंस अधूरा है, लेकिन जब फुल स्टॉप बताता है सेंटेंस पूरा है। और क्वेश्चन मार्क हमेशा क्वेश्चन करता है, एनी पर्सन कैन आस्क द क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव मार्क होता है क्वेश्चन मार्क। तो आपको इस चीज पे आपको कामा को देखा जाए तो कामा ऐसे होता है, एक बिंदी होता है, और क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है, और कामास देखा जाए ऐसे होता है। तो ये सब आपको साइन पता होना चाहिए, प्रत्येक पता होना चाहिए, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन कामा का चिन्ह कैसे लगता है, और फुल स्टॉप का चिन्ह कैसे लगता है। फुल स्टॉप प्रयोग कब किया जाता है, जब आपका वाक्य असर्टिव हो या इंपरेटिव सेंटेंस, उसके लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अगर सरल वाक्य है फुल स्टॉप कर दीजिए, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है इंट्रोगेटिव लगाइए। अगर सेंटेंस में डिवीजन बताया गया है, मान लीजिए ही ईट्स ए मैंगो, एप्पल एंड अ बनाना, तो इतने में जो भी आपने फलों के नाम लिखे कॉमा यूज कीजिए। चौथी बात है राइटिंग स्किल। आप में राइटिंग स्किल 2 ही देता है, जो भी आपका राइटिंग सेक्शन है 10 नंबर का, तो उसमें एक आता है फॉर्मल, एक आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल मीन्स होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, और इनफॉर्मल मीन्स क्या होता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज। एक होता है घर की भाषा, एक होती है व्यापार की भाषा या बिजनेस की भाषा। तो फॉर्मल बेसिकली रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। जब भी आप फॉर्मल की बात करते हैं,
फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन जो भी सेक्टर एरिया होते हैं एजुकेशन के सेक्टर के कोई भी, तो फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, इनफॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक। तो फॉर्मल में आप स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर हो सके इस पे हम डिस्कस भी करेंगे, फॉर्मल लेटर कैसे लिखें, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखें। लेकिन जो आपकी स्टोरी राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग आपसे पूछी नहीं जाती, लेकिन जो ICSE बोर्ड की क्लास 10th के इंग्लिश है उसमें आपसे पूछी जाती है स्टोरी राइटिंग क्या होती है, ईमेल कैसे लिखा जाता है, ये सब उसमें पूछा जाता है। लेकिन आप दो ही चीज पे कंसाइज रहिए, अपने दिमाग लगाइए, फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। जब भी एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं, फॉर्मल पूछा जाता है और दूसरा इनफॉर्मल पूछा जाता है। खासकर अगर दोनों ऑप्शन दे रहा है, सबसे पहले आप जरूरी है कि आप फॉर्मल लेटर पे बात करें। जब फॉर्मल लेटर पे बात करेंगे लगेगा हाँ कि सही व्यक्ति, सही पर्सन, सही स्टूडेंट क्वेश्चन लिख रहा है। अगर इनफॉर्मल लिखने को कोई भी लिख सकता है, घर की भाषा कौन नहीं बात कर सकता है। रिवीजन की बात करें, रिवाइज योर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो भी इंग्लिश में महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, अवधारणाएं हैं, जो भी अच्छी अच्छी चीजें इंग्लिश में हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। रिलेटेड टू गॉड में क्या मैसेज देना चाहता है, नेल्सन मंडेला जी का है उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ एनी कंट्री, तो स्वतंत्रता क्या होगी, स्वतंत्रता क्या होगी। जैसे आप भोली का जो पढ़ोगे तो भोली में क्या कहा गया है, व्हाट इज द ऑर्थोडॉक्स ऑफ द इंडियन कल्चर्स, ओरिजिनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर्स, रूढ़ता क्या होती है, कस्टमरी क्या होती है, मोरलिटी क्या होती है, ये सब किसमें कहा गया है, भोली में। क्या व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वीमेंस, एक महिला की पहचान क्या होती है, क्या वो सिर्फ शरीर के लिए जानी जाती है, उसका अपना एक अस्तित्व भी होता है। महिला सिर्फ नहीं होती, महिला एक पर्सन भी होती है, व्यक्ति भी होती है, उसको महिला के आधार पर मत ट्रीट कीजिए। जो आपका हक है उसका वही हक उस पर्सन का है। भोली देखा जाए, भोली का जो कैरेक्टर है उस पर तमाम प्रकार के भारतीय समाज पे क्वेश्चन करता है, क्या एक महिला को जीने का हक नहीं, क्या महिला को एजुकेशन का हक नहीं है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस में दिखाया गया, जनरेशन गैप भी बात की गई है। तो कस्टम को दिखाया गया, जो परंपरा होती, परंपरा इंसान पे कैसे हावी हो जाती है, उसकी सहज प्रवृत्तियों का कैसे दमन कर देती है कोई भी समाज। अगर आप सही से जी नहीं पा रहे हैं, सही से सहज हो नहीं पा रहे हैं, महिला को अलग ट्रीट कर रहे हैं, पुरुष को अलग ट्रीट कर रहे हैं, तो समाज कुंठा में ग्रस्त हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एक सहज व्यक्ति बन पाए, दिखावा मत कीजिए, जो है सो वैसे दिखाइए। चलिए ठीक है, आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए इंग्लिश पे खासकर। तो लिटरेचर पे आप थोड़ा आपको डाइवर्सिटी मिलती है, लेकिन ग्रामर में रूल द रूल पे बात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।